फ्रेंड जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत आपके अपने चैनल अंतिल एकेडमी पर। फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको पेडागोजी अगर सोल्व करनी आ जाती है तो ये मान लो आपके कि जो हिंदी पेडागोजी है वो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, और इंग्लिश पेडागोजी है वो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, और जो आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी है वो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगी जिससे आप पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। यहाँ पर कोलबर्ग से क्वेश्चन आया हुआ है, हमें नैतिक तर्क की अवस्था बतानी है कि ये कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, कौन सी स्टेसिस की बात कर रहा है। अंतःकरण के चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया कानून सामाजिक समझौते को ध्यान में नहीं रखा जाता। अगर रखा जाता तो ये आपकी सेकंड स्टेज हो जाती, परंतु ये कह रहे हैं ध्यान नहीं रखा जाता, संपूर्ण मानवता के लिए वैध है, कि संपूर्ण मानवता को ध्यान में रखा जा रहा है, यूनिवर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपकी थर्ड स्टेज हो जाएगी। ऑप्शन पढ़िए क्या दे रखा है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, यूनिवर्सल वाली हो जाएगी, जो थर्ड स्टेज आपकी पोस्ट कन्वेंशनल वाली स्टेज। ये तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका ठीक हो जाएगा, जिसमें कि समाज को, कानून व्यवस्था को और समाज को ध्यान में न रखते हुए संपूर्ण जो मानवता है उसको ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। प्रमुख कौशलों में से एक है, ये आपका जीन पियाजे की उससे पूछा गया क्वेश्चन। उसमें मैंने आपको बोला था कि आप उन स्टेजेस को कैसे याद कर सकते हैं, SPCF करके याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे आपका C मतलब कॉन्क्रीट मूर्त अवस्था से क्वेश्चन। तो मूर्त अवस्था में 3 चीज़ें बच्चा बहुत आसानी से करना सीख सकता है, उसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, CCS। CCS किसके लिए, कंजर्वेशन, सी से आपका हो गया कंजर्वेशन, और इस सी से इससे हो गया आपका कंजर्वेशन, और इससे हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, और ऐसे हो जाएगा आपका सीरिएशन। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। मूर्त में 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, CCS। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया, ये आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे क्योंकि इंग्लिश में ये ज़्यादा इजी रहते हैं, हिंदी में याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में आप देख सकते हो, सजीव चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमात्मक, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। अगर यहाँ पर अमूर्त की बात होती तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाता, पर यहाँ पर हमसे पूछा मूर्त, तो मूर्त में आप देख लीजिए यहाँ पर कंजर्वेशन की बात हो रही था, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, ठीक। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका ठीक है, सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जीन पियाजे से ही पूछा गया है, साथ में लेव वाइगोत्स्की भी हैं आपके। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, ऑप्शन पढ़िए।
कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रियाएं, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो वो किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन आपका, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है? गैर परंपरागत मतलब जो पुरुष है वो घर का काम करे और जो महिला है वो बाहर का काम करे, ऐसे उदाहरण लिए जा रहे हैं। तो वो किसके लिए प्रभावी रणनीति रहेगी? ऑप्शन पढ़िए। जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो वो किसके लिए प्रभावी रणनीति है कि जेंडर जो रूढ़ियाँ हैं हमारी चली आ रही हैं उसका सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो ऑप्शन पढ़िए। मीडिया ठीक है, विद्यालय ठीक है, परिवार ठीक है, पास पड़ोस ठीक है। तो ये चारों ही क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आपके चारों ही ठीक हैं। और ये किस में दे रखा आपका? ऑप्शन नंबर 4th में। 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? उसकी विशेषताएं दे रखी हैं। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। दूसरों के भाव को समझता है, जो मनोदशा को समझता है, तो वो क्या कहलाएगी? ये आपको पता ही होगा। जब बात आ जाए दूसरों की तो उसमें क्या होगा आपका? इंटरपर्सनल होता है। और जब बात आ जाए स्वयं की तो वो होता है इंट्रापर्सनल। आप इसमें हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे या आप इंग्लिश में याद कर लेना कि अगर दूसरों की भावनाओं को समझने की, मनोदशा को समझने की बात आ जाए तो वो होगी आपकी अंतर्वैयक्तिक। और जब खुद की बात आ जाए, स्वयं की बात आ जाए तो वो होगी अंतर्वैयक्तिक। आप इनको इंग्लिश में याद कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरों की बात आएगी तो इंटरपर्सनल और खुद की बात आएगी तो इंट्रापर्सनल। यहाँ पर पूछा गया हमसे दूसरों की, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? इंटरपर्सनल। ऑप्शन नंबर 3rd ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? कि किन किन कारणों, अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें किन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए? चलिए पढ़ते हैं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करना एवं नाम देना। कहीं भी अगर बच्चे को सेपरेट करने की बात आ जाए, लेबल करने की बात आ जाए, तो वो क्वेश्चन कभी भी आपका नहीं होगा। अलग करने की बात आ जाए या उसको नाम देने की बात आ जाए तो ये हमारे होते हैं नेगेटिव वर्ड्स। और नेगेटिव वर्ड्स कभी भी ठीक नहीं होंगे। अगर हमसे पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आप हिंदी में भी ध्यान रख सकते हो, इंग्लिश में भी ध्यान रख सकते हो, हिंदी पेडागोजी में भी और इंग्लिश पेडागोजी में भी, या आप सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी ध्यान रख सकते हैं अगर इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स आते हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, बिल्कुल ठीक है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना कि बच्चे में कितना चेंजेज हुआ, उसने कितना सीखा, ये पता लगाना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, बिल्कुल ठीक है। कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, चैलेंजिंग एरियाज़ हैं, उनके बारे में पेरेंट्स से बात करना
बिल्कुल ठीक है। जब हम मूल्यांकन कर रहे होते तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखना चाहिए। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, बाकी तीनों ठीक हैं। तो ये आपका ऑप्शन में कहाँ दे रखा, देखिए जहाँ फर्स्ट होगा वो आपके गलत हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट है ये गया, इसमें फर्स्ट है ये गया, इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है थर्ड जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, बिल्कुल भी गलत। पाठ्य पुस्तक को कभी भी सेंटर में नहीं रखा जाता। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, जहाँ भी स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन की बात आ जाए वो आपका गलत होगा। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मापदंड, एक मूल्यांकन के लिए कभी भी हम एक पैरामीटर को नहीं यूज़ करते, वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड्स। और नेगेटिव वर्ड्स कभी भी हमारा ठीक नहीं होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा एक सेकंड वाला, जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से अगर आपको पता है कि भाई ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो आप पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। 9th क्वेश्चन देखिए आपका, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें समझना है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन पढ़िए। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है। सेकंड ऑप्शन, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्व पर विचार करना। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर भी विचार करना, बिल्कुल ठीक है कि हमें दोनों पर विचार करना है चाहिए, वंशागत भी और आपके जो पर्यावरण कारक है उन पर भी। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हमसे पूछा है, नहीं है, नेगेटिव में हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो पढ़िए, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये तो पॉजिटिव है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है। हमसे पूछा है नेगेटिव। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी ठीक है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है कि जो विकास की जो गति है वो प्रकृति है वो जन्म के समय निर्धारित नहीं होती, ये आपका नेगेटिव और नेगेटिव हमसे पूछा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? ऑप्शन पढ़िए। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। सेकंड ऑप्शन, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जाता है। तो हमसे पूछा था कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, तो ये एक क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है कि जो ये उदाहरण किसको बढ़ावा दे रहा है, आपका लिंग पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन आपका, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? कि समस्या को ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व करता है, और ये किसकी विशेषता आपको दे रखी है उसकी बताने की कि ये किस बच्चे की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, अहम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, संरचनात्मक बच्चों की, अधिगम सशक्तता वाले बच्चों की। तो ये किस बच्चे की है? क्रिएटिव चिल्ड्रन की है, कि जो
क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है वो डाइवर्जेंट सॉल्यूशन देता है, एक सॉल्यूशन ना देकर बहुत सारे सॉल्यूशन, एक से अधिक सॉल्यूशंस देता है। तो ये किसकी विशेषता होगी आपकी? क्रिएटिव चिल्ड्रन की, सृजनात्मक बच्चों की। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य रूप से बाधित जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। बिल्कुल ठीक है कि एक तो अच्छे से स्पष्ट रूप से बोले, दूसरा ऐसी सामग्री को प्रयोग करें जिन बच्चों को कम दिखाई देता है वो छूकर पता लगा सके। नेक्स्ट ऑप्शन, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। भाई दृश्य प्रस्तुतियाँ प्रयोग करके क्या फ़ायदा जब उनको दिखाई ही कम देता है, ये गलत हो जाएगा। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उस पर ध्यान दे। स्वयं का यहाँ पर कोई रोल नहीं है कि टीचर अपने आप को सेंटर में रखे, बच्चे को सेंटर में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। जब उन्हें कम दिखाई देता है तो वर्कशीट और लिखित कार्य किस काम के, ये भी आपका गलत। बचा एक ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। स्पष्ट रूप से बोलना और छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन आपका, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक लग रहा है, पॉजिटिव है। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना, जहाँ पर हतोत्साहित वर्ड आ जाए, बच्चे को डिस्करेज किया जाए, वो कभी भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं होगा क्योंकि ये है नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव हम लेंगे नहीं, गलत होता है। कभी कभी प्रयोग करना, कभी कभी बिल्कुल गलत, प्रयोग नहीं करना, ये भी वैसे गलत हो गया। बच्चा फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप पेडागोजी को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 15th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा? ऑप्शन पढ़िए, एक रूप निर्देश, मानकीकृत निर्देश, एक रूप निर्देश आपका बिल्कुल गलत। यूनिफॉर्म वर्ड जहाँ पर आ जाए वो नेगेटिव वर्ड्स है और नेगेटिव आपको पता ही है गलत है। मानकर ये भी मैंने बता रखा है, जहाँ पे स्टैंडर्डाइज की बात आ जाए वो आपका नेगेटिव वर्ड, ये भी गया। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, कम्पिटिटिव लर्निंग को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जाता, ये भी गलत। बचा एक विशिष्ट शिक्षा योजना, बिल्कुल ठीक है कि सभी को ध्यान में रखकर एजुकेशन को क्या किया जाए, प्लान किया जाए। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सी सही है? इसमें आपको मिलान दे रखे हैं, बताना है कि आपका कौन सा ठीक है। तो पढ़िए, सर्वे स्थिग्रस्त अधिगमकर्ता जिनको कम सुनाई देता है, वो इनका मिलान दे रखा। दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, भाई उसे सुनाई कम दे रहा तो दृश्य का क्या मतलब है, गलत। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। आगे पढ़िए, संरचनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो किसी काम को करने में धीमा, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट पढ़िए, अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, गलत। तो जो बचा एक आपका कि जो पठन क्षमता है, जो जिसको हम डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, तो वो जो डिसलेक्सिया बच्चा होता है वो पढ़ने में और लिखने में उसकी जो धारा प्रवाह होती है वो उसमें कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 2nd है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? पूछा, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि कई बार हमें लगता है हाँ ये ठीक है, हम देखते ही डायरेक्ट उस आंसर को पॉजिटिव को ही ठोक देते और वो हमारा
गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी पढ़ना है, नहीं है पूछा है तो नहीं में ही आंसर देना है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव वर्ड। हमें यहाँ पर ढूंढना है नहीं में, इट मीन्स नेगेटिव में। दोहराने या स्मरण करने को बढ़ावा देना आ गया ना। जहाँ भी स्मरण करने की बात आ जाएगी, रिकॉल की बात आ जाएगी, वो नेगेटिव वर्ड है और हमसे नेगेटिव ही यहाँ पर पूछा है। तो बिना सोचे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका ठीक है। बाकी पढ़ लेते हैं आगे क्या दे रखा है। उदाहरणों गए उदाहरणों का प्रयोग करना बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है ये। एक समस्या पर अनेक तर्कों से विचार करने को प्रोत्साहित करना बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। तो नेगेटिव एक ही था और नेगेटिव हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होगे कि बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें। अगर आप इसको पढ़ के देखोगे ना तो ये मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं होता। आपसे पूछा है नहीं होता, तो नेगेटिव ढूंढना है आपको। पढ़िए ऑप्शन। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना। जहाँ भी अवसर प्रदान करने की बात आ जाएगी वो होता है आपका पॉजिटिव वर्ड। यहाँ पर पॉजिटिव हमसे पूछा नहीं है, तो ने आगे बढ़े। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये भी क्या आपका पॉजिटिव की योजना बनाते हैं उनका। फोर्थ ऑप्शन देखिए। अध्यापक विशिष्ट स्तर अवसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं की बजाय प्रदर्शन और फीडबैक देते हैं, बिल्कुल गलत, नेगेटिव। और नेगेटिव ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया ना बहुत आसानी से सोल्व, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो देखो क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और प्रदर्शन लक्ष्य के बजाय, बिल्कुल ठीक है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ही हमारा ठीक हो गया कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो उसका लर्निंग गोल है उसको निर्धारित करे, बजाय किसके, परफॉर्मेंस गोल्स के, प्रदर्शन लक्ष्य के। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका ठीक बैठ रहा है। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, प्रदर्शन लक्ष्य फर्स्ट में, अधिगम लक्ष्य ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, गलत। अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, तो ये सारे क्या नेगेटिव और ये आपके गलत। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन आज का आपका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। प्रभावी अधिगम रणनीतियों के एग्जाम्पल्स दे रखे, हमें बताना है कि कौन कौन से उसमें से ठीक है। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना बिल्कुल ठीक है। संगठनात्मक चार्टों एवं उदाहरण नक्शा बनाना बिल्कुल ठीक है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को पढ़ाते समय कौन कौन से उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण दिए जाए, बिल्कुल ठीक है। हम उम्र साथी को समझना बिल्कुल ठीक है। स्वयं से प्रश्न करना बिल्कुल ठीक है। तो सारे के सारे जो है वो आपके ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा पूछिए आपसे कि जिस काम को करने से बाह्य अभिप्रेरणा मिलती हो, वो आपको ऑप्शन ढूंढना है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है, तो ये क्या हो गया, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य
करती हूँ तो ये भी आंतरिक होगी, इंटरनल हो गई। हमसे पूछा है एक्सटर्नल। गृह कार्य करने में से गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ तो ये भी क्या हो गई, इंटरनल। ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं तो ये कौन सी होगी, काम करती है कि अंक मिलेंगे तो ये कौन सी होगी आपकी, एक्सटर्नल, बाह्य। तो बाह्य ही हमसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल उदाहरण देना चाहिए। केवल आ गया देखते ही काट दो, नेगेटिव। केवल आ गया देखते ही काट दो, नेगेटिव। उदाहरण आएंगे, उदाहरण देने चाहिए, बिल्कुल ठीक। उदाहरण गया, उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, बिल्कुल गलत। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका ठीक है, हो गया ना सेकंड्स में आपका आंसर सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, कौन सी अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, पढ़िए ऑप्शन। अन्वेषण एवं परिचर्चा, बिल्कुल ठीक है। सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, ये तो नेगेटिव ही है। एक रूप एवं मानकीकृत, ये भी आपका नेगेटिव है। तो जो फर्स्ट है वो आपका ठीक है कि बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांतियां धारणाएं, बच्चे गलती करते हैं तो वो डैश। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, पॉजिटिव है ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट विघ्न है, नेगेटिव वर्ड गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड गलत। सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर पर होती हैं, ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा वो आपका बिल्कुल ठीक है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जा सकता है, किस रूप से देखा जा सकता है, पढ़िए ऑप्शन। लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान एवं संवेग में वयस्कों की तुलना में कम है। बच्चे को जहाँ कम आंका जाएगा वो आपका ऑप्शन ठीक नहीं होगा। कोरी स्लेट कभी भी बच्चे को नहीं समझा जाता, जहाँ पर भी आ जाए देखते ही काट दो। एक निष्क्रिय प्राणी, जहाँ भी निष्क्रिय वर्ड आ जाए देखते ही काट दो। बच्चा एक, वो आपका ठीक है, बेशक आप पढ़ के देख लीजिए ऑप्शन। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अध्ययन का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। एक मूक दर्शक होना चाहिए, बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, बिल्कुल गलत। मूक दर्शक नहीं हो सकता एक टीचर। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, गलत। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी, बिल्कुल ठीक है कि जो एक टीचर है उसको कैसा होना चाहिए, स्पोर्टिव होना चाहिए और सभी ग्रुप्स को क्या रखना चाहिए, निगरानी में रखना चाहिए, ये ठीक है। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार प्रतिभाशाली बच्चे हैं। एक टीचर कभी भी किसी एक ग्रुप को मोटिवेट नहीं करेगा, वो सभी बच्चे को मोटिवेट करेगा और सभी का साथ देगा, तो ये भी आपका गलत बचा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड है जो वो है आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच से संबंधों को सही तरीके से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी गलत। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, बिल्कुल गलत। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है स्कीमा। कि जब हम लर्न करना या सीरियसन या क्लासिफिकेशन करना सीख जाते हैं, इन सब को क्या बोला जाता है, आपका स्कीमा बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उचित पर्सन सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो ये आपको पता है कि उसको सुझाव देकर उसको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल की बच्चा जो स्वयं कर सकता है और सहायता देने के बाद कर सकता है, उन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। 30th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के रूप में किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर। ये आपके 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। तो ये तो आप इनको तो बिल्कुल छोड़ना मत, इनको तो ज़रूर बार बार रिवाइज करते रहना। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए क्या दे रखा है? पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक प्रक्रियाएं, उद्दीपन एवं अनुक्रिया, अनुकूलन एवं संगठन। जहाँ लेव वाइगोस्की की बात आ जाएगी, मैं कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो जब बनाई थी, लेव वाइगोस्की के लिए आप 3 टैग वर्ड्स याद कर सकते हो। SCL, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। इन 3 की बात करते हैं आपके लेव वाइगोस्की। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे, वहाँ पर आप आंसर टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको S से सामाजिक प्रक्रिया दिखाई दे रही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका ठीक है। ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, S से सोशल, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय शिव शंभू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।